अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली बार मैंने मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में आपके पास साथ डिस्कस किए थे ये अजम्पशन। और फिर मैंने कहा कि इस अजम्पशन में मेन जो इसकी जो मार्कोविट्स की जो आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो थ्योरी में या पोर्टफोलियो मेकिंग में जो कंट्रीब्यूशन है, वो इसने जो कमाल किया वो ये है कि जो वेरिएंस है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, वो इसने कैलकुलेट करना सिखाया पोर्टफोलियो के लिए कि अगर आप पोर्टफोलियो एसेट्स बनाते हैं, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स में, तो उसकी जो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और रिटर्न्स जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसने जो चीज़ें वो उनको उनको तो मैं दोबारा नहीं वो करूँगा कि 5 जो असम्पशन थी, उसमें मेन असम्पशन जो इसका था कि जो रिस्क है, रिस्क कैन बी मेजर्ड विद द वेरिएशन, ठीक है? वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्क क्या हो सकता है, मेजर हो सकता है, वो उसकी असम्पशन है। फिर हमने देखे थे अल्टरनेटिव मेजर्स कि वेरिएंस भी है, रेंज ऑफ रिटर्न्स भी हैं। वो आपको मैंने बताया जितना बड़ा रेंज होगा उतनी वेरिएशन उसमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। और फिर सेमी वेरिएंस में हमने ये कहा था कि हम वी आर कंसर्न अबाउट द नेगेटिव रिटर्न्स, कि हमारा जब एक्सपेक्टेशन से कम आ रही होती है, जो कम वाली वेरिएशन है, तो वो जो है एक्चुअली रिस्क है, तो उसके लिए सेमी वेरिएंस भी यूज किया जा सकता है। एंड दीज ऑल आर मेजर ऑफ रिस्क इम्प्लिसिटी एज्यूम, या ये एज्यूम क्या करते हैं कि इन्वेस्टर हमेशा अपना क्या कर रिटर्न्स तो मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन वो मिनिमाइज करना चाहता है अपना डैमेज, यानी हमेशा वो अपना लोअर रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स को मिनिमाइज रखना चाहता है। इसके लिए फिर हम मैंने ये इसमें तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होती है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैलकुलेशन? एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने हिस्टोरिकल डेटा के साथ आपको दिखाया था। हिस्टोरिकल डेटा के लिए क्या होता है कि हम उनकी जितने भी रिटर्न्स हैं उनको एग्रीगेट कर देते हैं डिवाइडेड बाय नंबर, जो जितनी भी हमने वो हिस्टोरिकल लिया होता है, तो वो भी एक जो एवरेज होता है, एवरेज इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न। और जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो कि मार्कोविट्स एज्यूम कर रहा है, और मार्कोविट्स ये एज्यूम करता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स कंसिडर करता है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि ये हो सकता है। तो अगर वो प्रोबेबिलिटी हो तो उसमें वेरिएशन भी होगी। तो प्रोबेबिलिटी के साथ जो हमारा रिटर्न कैलकुलेट हो रहा था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द पॉसिबल रिटर्न, तो उनका जो एग्रीगेट था वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया था। फिर इसके मुताबिक हमने वेरिएंस जो कैलकुलेट किया था वो हमने क्या कैलकुलेट किया था, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न इन रिटर्न से माइनस हो जाएगा, ठीक है? और फिर वो ऑटोमेटिकली फिर हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, उसका सम जो लेंगे तो वो उसका वेरिएंस, ठीक है? तो इस तरह हमारा एक्सपेक्टेड पोर्ट। अब जो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, यानी हर एक जो सिक्योरिटी है उसका हमने एक एक्सपेक्टेड यानी एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया। हिस्टोरिक रिटर्न जो हमने एवरेज कैलकुलेट किए थे, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमने जो असाइनमेंट में की थी कि हमने हिस्टोरिकल डेटा लिया और उसमें एवरेज कैलकुलेट किया, वो एवरेज कैलकुलेट करना इज एक्चुअली considering that this is an expected return that the security is generating in one period of time, यानी 12 months भी है जो भी हम उसको कह देते हैं, तो वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। तो उसके बाद ये तमाम एक्सपेक्टेड रिटर्न हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो अगर बनाएंगे तो हमने ये कंसिडर किया था कि पोर्टफोलियो मींस कि उसमें एक नहीं, दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटी होंगी। तो यहाँ पे हम चार सिक्योरिटीज क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? चार सिक्योरिटी। एक सिक्योरिटी की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% है, दूसरे की 11, फिर 12 और 13। दीज आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 4 डिफरेंट सिक्योरिटी। तो आप इसको नेम कर सकते हैं सिक्योरिटी ए, बी, सी और डी, ठीक है? लेकिन अब ये है कि ये तो इनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई, ये हमारा फिर क्या हो गया, एक कंबाइंड सेट ऑफ एसेट्स हो गया। जब ये सेट ऑफ एसेट्स हो गया तो हम अब ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसमें से हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा। ये हर एक एसेट तो मुख्तलिफ दे रहा है, लेकिन इसमें से जब अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि इसमें से हमें ऑन एवरेज कितना मिलेगा अगर ये चारों एसेट हम अपने साथ रखें।
उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका वेट निकालेंगे कि ये जो फॉर एग्जांपल जो 10% हमें रिटर्न दे रहा है ये सिक्योरिटी, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी परसेंट है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगी, हमारी वेट बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, कितने हैं, 1 लाख, तो आपके ख्याल में इस सिक्योरिटी में मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी इस वेट के मुताबिक। जो 10% रिटर्न जो सिक्योरिटी मुझे दे रही है ये वाली, इसमें से 1 लाख का कितना पोर्शन मैंने इन्वेस्ट किया होगा, 20,000। 20,000, यानी इसका 20%। वेरी गुड। और अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये पूछूं कि जो 12% रिटर्न दे रही है ये सिक्योरिटी, इसमें मैंने कितनी एलोकेशन की हुई है ये इस 1 लाख से, 30,000। वेरी गुड, दैट इज 30%। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि ये वेट क्या है, ये हमारे एक्चुअली टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी तकसीम है कि हमने एक सिक्योरिटी ए में, बी में, सी में, डी में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। सो दैट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बिकम देयर वेट्स। या इसको एक्चुअली डिटरमिन कैसे किया गया था, हमने कहा कि ये 20,000 इसमें थे, तो 20 तकसीम 100 हमने किया तो 20% निकला। इसमें 30,000 किए थे तो 30 तकसीम 100 किया तो ये 30% निकला। ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो जितना हमने उसमें इन्वेस्टमेंट रखा होगा तो वो उसका वेट बन जाएगा टोटल में से। सो द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज कैरिड आउट इन अ सिंगल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बिकम अ वेट। ठीक है। तो जब हम इस वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ, तो हमें एक एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब इनको एग्रीगेट कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हम अब इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो है हमारा है 11.50%, वो हम इस सेट ऑफ पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो अगर हम अपने साथ रखते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 साल। ठीक है। तो हम कहेंगे 1 साल में हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल में ये पोर्टफोलियो हमें कितना रिटर्न देगा, तो वो देगा 11.50। 11.5। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये क्या एग्जैक्ट फिगर हो गया कि हमें वहां भाई हमें 11.50% रिटर्न मिलेगा, क्या ये एग्जैक्ट फिगर अब मिल गया। ये एक्सपेक्टेड है। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड है। अगर एक्सपेक्टेड है तो एक्चुअल इससे क्या हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, मतलब वेरी गुड, ज्यादा भी, वेरी कम गुड, भी हो सकता वेरी गुड। तो हम कहते हैं कि ये अगर एक्सपेक्टेड है तो एक्चुअली कैन वेरी फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ये जो वेरी कर रहा होगा इसको हम क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में, है। वो गेन भी हो सकता है, लॉस। वेरी जब कर रहा है तो इसके क्या, वेरिएंस। वेरी गुड। तो हम इसकी वेरिएबिलिटी अब देखेंगे। देखें, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि जो पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट है उसकी उसकी रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा कि उनके वेट्स लें, वेट्स के साथ उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाई करें तो आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। अब बात आ जाती है कि ये जो पोर्टफोलियो है इसका हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करें। अब ऑब्वियसली जो बात आ जाती है, हमने जो पिछली बार इसमें किया था यहाँ पे, इसमें हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते थे। हम वेरिएंस ऐसे कैलकुलेट करते थे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब हम वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न कर देंगे। ये बार में कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखें 8%, ठीक है, माइनस कितना परसेंटेज होगा, 11। 0.11, ठीक है, 0.11 हो जाएगा। तो इससे जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, एक तो इसका स्क्वायर लेते थे, ठीक है, ताकि इसमें से हमें वो जो माइनस साइन है वो खत्म हो जाए। तो स्क्वायर लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे वंस अगेन इस प्रोबेबिलिटी के साथ, और फिर उनको जब सम कर देंगे, उनको जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता था, एक वेरिएंस आ जाता था। फिर उसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। बाय बट अगर हम अब बात करते हैं कि व्हाट अबाउट दिस वेटेज, तो क्या हम इस तरह इसी को कैलकुलेट करें
कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दें और इन जो इंडिविजुअल रिटर्न्स हैं इनसे माइनस करें, उसका स्क्वायर दें, फिर वेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या यही हमें वेरिएंस दे देगा? तो जो मार्कोविट्स था उसने कहा कि नहीं, ये गलत कंसर्न है, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ वेरिएंस, this will be very much, you can say, a failure to consider a variance on this method. तो उसने फिर वेरिएंस का मेथड हमें सिखाया। वो मेथड सिखाने से पहले उसने जो हमें स्टेटिस्टिकली होना चाहिए, हमें जो पता होना चाहिए, वो दो चीजें, एक है कोवेरिएंस, ठीक है, और दूसरा है कोरिलेशन। पहले हम ये कोवेरिएंस और कोरिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, फिर हम ये पोर्टफोलियो जो वेरिएंस है उसको कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अब वेरिएंस टेंड टू बी इंडिविजुअल, इसमें मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये आपको क्लियर है ना, ये मैंने पहले यहाँ पे आपको बता दिया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो फॉर्मूले में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये फॉर्मूले में बताया गया है और यही इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे है। सो आई एम नॉट टेकिंग अ टाइम ऑन दिस। अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, वरना ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने इसकी कैलकुलेशन आपको बता दी थी, एक्सेल स्प्रेडशीट में भी, और आपको मैंने बताया था कि क्या कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हुआ, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है वो इन एक्चुअल रिटर्न से माइनस हुआ, फिर इसका स्क्वायर लिया गया, फिर इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया प्रोबेबिलिटी के साथ, जो प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जब सम लिया गया है, सो दैट हैज बिकम अ वेरिएंस, और इसका जब हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। ये है एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जब पोर्टफोलियो का आएगा तो वो इस तरह कैलकुलेट नहीं हो सकता। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो हमने कैलकुलेट करना होगा कोरिलेशन, और दूसरा एक तो कोवेरिएंस और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब यहाँ पे हम दो एसेट्स रिटर्न्स को क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो। कैसे कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मंथली रेट ऑफ रिटर्न। हम सबसे पहले मंथली रेट ऑफ रिटर्न एक ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक 2 एसेट्स है हमारे पास, मंथली रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मंथली रिटर्न कैलकुलेट करना आपको पता है कैसे होता है, तो हम कैसे करेंगे, 58 इज द क्लोजिंग एंडिंग प्राइस, एंडिंग डिवाइडेड बाय बिगिनिंग, दैट इज 60, Beginning. और फिर -1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन देखें, हमने जो अभी तक रिटर्न्स कैलकुलेट किए हुए थे उसमें हमने डिविडेंड्स कंसीडर नहीं किए थे, लेकिन एक्चुअली डिविडेंड भी एक रिटर्न है, तो यहाँ पे वो डिविडेंड भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया हुआ है। 0.18 हमारा क्या है, डिविडेंड है फॉर दिस मंथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, 45.16 प्लस 0.18, ठीक है, ये जो भी आएगा। इसके बाद हम माइनस डिवाइड करें 53 पे और फिर -1 करते हैं, तो ये आ रहा है। ये हमारे पास नेगेटिव रिटर्न्स एक किसके आ रहे हैं, ये है कोको कोला की, ठीक है। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कोको कोला आ गया। नेगेटिव, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है रिटर्न्स पूरे एक साल में, ठीक है, एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स, मंथली रिटर्न्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। ये है किसमें, ये एक दूसरी कंपनी है रोम डिपोट, ठीक है, उसके ये क्या है, क्लोजिंग प्राइसेस हैं, ये उनके डिविडेंड है। ये डिविडेंड देखें, ये एक मार्च में आ रहा है, एक जून में आ रहा है, एक सितंबर में आ रहा है, एक नवंबर में आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्वार्टरली डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं कोको कोला, और ये भी क्वार्टरली डिविडेंड अनाउंस कर रही है कौन सी कंपनी, या पे कर रही है कौन सी कंपनी, रोम डिपोट, ठीक है। अब ये दोनों कैलकुलेट हो गए हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गए। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कोको कोला -1.81% है मंथली, ठीक है, ये मंथली एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और ये एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेक्टेड रिटर्न पॉजिटिव है 1.47। अब हम कहते हैं कि अगर ये दो हमारे पोर्टफोलियो है, हमारे पास दो किस्म के एसेट है, एक कोको कोला और एक है रोम डिपोट, ठीक है। अगर दो किस्म के हमारे पास एसेट है, तो हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव जा रहा है तो ये पॉजिटिव जा रहा है, तो होगा क्या, अगर यहाँ पे हम लूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ गेन भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो मिटिगेट होना शुरू हो जाएगा जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। लेकिन अब इसको समझने के लिए कि ये दो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्या ये आपस में
जो वेरी कर रहे हैं वो पॉजिटिवली वेरी कर रहे हैं या नेगेटिवली वेरी कर रहे हैं। बाय वेरिंग आई मीन्स कि अगर कोका कोला की प्राइस ज्यादा हो रही है या उसका रिटर्न ज्यादा हो रहा है, तो क्या रोम डिपोर्ट का रिटर्न भी ज्यादा हो रहा है या रोम डिपोर्ट का रिटर्न कम हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर ये हमारी पोर्टफोलियो है तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है। अगर आप एजम्पशन देखें मार्कोविट्स की, तो मार्कोविट्स ने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। जो भी हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस जो बात होती है ना, वो ये नहीं कि आप कोई भी बस रेंडमली सिलेक्ट करने और उसको अपने पोर्टफोलियो में रख लें तो आपकी अच्छी पोर्टफोलियो बन जाएगी, बल्कि नहीं, वो अच्छी पोर्टफोलियो डिपेंड करेगी जो आपके दो एसेट्स हैं या दो से ज्यादा एसेट्स हैं, वो आपस में उनका रिलेशनशिप क्या है, क्या वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। तो हम इस डाटा पे अब क्या करेंगे, अपनी पोर्टफोलियो डिजाइन करना सीखेंगे, इसकी जो कोरिलेशन है और कोवेरियंस है वो एज्यूम करना या कैलकुलेट करना सीखेंगे। So what is covariance? So, सबसे पहले we start with the covariance of returns first. What is covariance? See, what does the co mean? What is the meaning of co? Mix. Huh? Mix. Mix. Or sometimes we say cooperation, coordination, Co-education. co-education, etc. So what does it mean? It means the two things which are combined together, right? So it is taken with combination. Combination. फिर दूसरा है variance. What is variance? Variation. Very good. So covariation. What does it mean? It means there are two things. One A, another is B. So we say there is variation in A and there is variation in B. So we say whether these variation, how they are related with each other. How these variations are related with each other. So what is the variance? Variance means that deviation from mean. Deviation from mean. And what is our mean? We have just said, जब हम किसी पोर्टफोलियो के रिटर्न एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज हमारा क्या बन जाता है? मीन। और ये जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे चला जाऊं, ये क्या है? ये एवरेज है ना, ये कोका कोला का -1.81, ये एवरेज है ना? Yes, sir. और ये 1.47, ये भी एवरेज है। जी सर। Yes. ठीक है, तो ये मीन है। तो अगर ये मीन है तो इसको ये ई हमने लिखा हुआ है, ये क्या है? एक्सपेक्टेड। तो व्हाट इज एवरेज? एवरेज इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो अब हम ये क्या कह रहे हैं? कोवेरियंस। तो हम कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ए में जो चेंज है फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू और बी में जो मूवमेंट है फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आपस में कैसे क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विजुअलाइज हम कर देते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, रिटर्न्स कितना है? -4.82। ये एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू की जितना है या एक्सपेक्टेड वैल्यू से दूर है। The difference between this and difference between this, दूर है। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा है और ये कम है। मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर इसको हम देखें तो हम कहेंगे कि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं, we are expecting that we will lose up to 1.81, but actually in January we have lost up to 4.82, right? So now what is different between this expected value and the actual value? That will be a deviation. हम deviation calculate कर देते हैं। ठीक है, whatever is the difference between 1.81 और 4.82।
Same is the case right here. Now see, what is this 5.50? It is actual return. 5.50, what is it? It is actual return. What is this 1.47? This is expected return. Expected. इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? वो है पॉजिटिव. Positive. यहाँ पे क्या है? नेगेटिव. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव. Positive. नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे जो डेविएशन है फ्रॉम मीन दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है. फिर यहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव है. फिर यहाँ पे हम देखते हैं इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, वंस अगेन दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव. तो हम कहते हैं कि ये आपस में कुछ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, whether they are moving in the same manner or whether they are moving in different direction. So that will be known as covariance, that whether they are varying from each other in same manner or they are varying from each other with a different manner. मतलब क्या है कि when a variance in A is increasing, then does the variance in B is increasing or is it decreasing? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कोवेरियंस बन जाएगा. अगर हम ये कहेंगे कि the variance in A is increasing, so is B, so ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कोवेरियंस होगा. ये क्या होगा? पॉजिटिव कोवेरियंस. Whereas if the variance in A is increasing and the variance in B is decreasing, then what it will be called? It will be known as negative covariance. ठीक है. Now, is it necessary that हम जो है A को B के साथ देखें? नहीं, हम B को A के साथ भी देख सकते हैं. हम कहते हैं को आपस में, तो हम कहते हैं A बढ़ता है तो B घटता है. हो सकता है कि B घट रहा हो तो A बढ़ रहा हो. ठीक है. दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि when B is increasing, there is a possibility that A will decrease. So ये भी negative हो सकता है. ठीक है. So these are the relationship we want to measure in our portfolio. कि हमारे पास जो portfolio, whatever portfolio we are maintaining, whether we are maintaining of 2 asset or 3 asset, we are now currently considering 2 asset portfolio. We are considering 2 asset portfolio because the calculation for 2 asset portfolio is relatively simple, easy to understand. Then we can also calculate the variance, etc., for 3, 4, 5 portfolio or 6 portfolio asset as well, but that is carried out in different software. Whereas we are in learning process, so we will be only considering 2. So what is covariance? A measure, जैसे मैंने कहा co to variance variation. So the relationship of variance between the 2 or more assets. So right here, how to, you can say, formally describe or define it. A measure of degree of which 2 variables move together relative to their individual means. Value over time. यानी हमारे जो मीन वैल्यू है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है, उससे जो उनकी मूवमेंट है, whether they are moving together in same direction or whether they are moving together in different direction. There is also possibility that there might be no covariance between among them as well. ठीक है, हो भी सकता है कि इनमें कोई covariance ना भी हो, लेकिन यूजुअली हमें रिलेशनशिप ना हो, सॉरी, covariance हो लेकिन relationship ना हो. So we will then try to understand how to develop a relationship. So first of all, we will try to learn how to calculate a covariance, because this covariance will then help us in determining the variance of portfolio. So covariance, a measure of the degree to which 2 variables move together relative to their individual means. Whenever we say relative to their individual means, we are referring to variance, we are referring to the deviation. So we say, so whenever there is a movement in deviation from mean of 2 different variables or 2 different assets, so whenever we are seeing their movement against each other, that will be studied through covariance. Now, how to calculate covariance? This is a simple formula for calculating a covariance. And you can see what we have just said. We have said relative movement relative to their individual means. Now you can see right here, I have told you
that how to calculate the movement, I have said that this is the expected value, and whenever I calculate the difference between expected and the actual, this will be known as movement from mean, that how much the actual value have moved from its mean. So this is now reflected right here in this formula, that what is this RI? It is actual returns of ith security from its expected return, which is mean. Then multiplying the result of this with the returns of the jth security minus from the expected return of jth security. So whenever we multiply the difference of these two together, it will become the expected value as covariance. Now this expected value is definitely calculated on the basis of average, and this E means average. Now, you know, whenever we are calculating average, so what do we do? Right here. ये मुझे बताइएगा कि ये -1.81 कैसे कैलकुलेट हुआ है इनसे, क्या किया होगा हमने, तो हमें ये -1.8 कैलकुलेट होके मिला है। एवरेज सर सम करके डिवाइडेड बाय वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या yes. करेंगे, इसको सम करेंगे, फिर इसको नंबर पे डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और डिवीजन हमने सीखना है, बिकॉज दिस इज अ सैंपल, और हम कहते हैं कि सैंपल में बायसनेस ना आए, तो सैंपल बायसनेस से बचने के लिए वी विल नॉट कंसिडर एन, वी विल कंसिडर n-1 फॉर डिवीजन। वैसे तो हम ये कहते थे ना, सम जो भी सम होता था डिवाइडेड बाय n, ये ऐसे करते थे, एंड दैट विल बिकम एवरेज, इस तरह होता था ना एवरेज, सम और डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे हम नॉन बायस यानी कंजर्वेटिव अप्रोच जब अप्लाई करेंगे, फॉर कंजर्वेटिज्म व्हाट वी विल डू, वी विल actually not determine n, we will determine n-1. So these are 12 months, so instead of 12 we will divide this by 11, ठीक है। अगर 13 होते तो हम डिवाइड करते 12 पे, अगर 14 होते तो we would have divided it from by 13. So that's how we will be using n-1 rather than n. All right, so coming back to the calculation covariance, so this expected, it means it is actually representing this thing, this E is presenting sum, and it is presenting this 1 divided by n-1, right? And what is summed? These things are summed, actually the product of these things. For each and every, you can say, returns we will be calculating, यानी हम क्या करेंगे, हम अगर पिछली स्लाइड में चले जाऊं, हम क्या करेंगे, इनका जो डेविएशन है इसका और इसका, देन इसका और इसका डेविएशन, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद वो इस ईयर का हमारे पास क्या आ जाएगा, को मूवमेंट आ जाएगी, फिर उनका जब सम लेंगे और उसका एवरेज यहाँ पे लेंगे, तो दैट विल बिकम अ कोवेरिएंस। तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट भी किया गया है, ये देखें। So this is a Coca-Cola and this is Home Depot. In order to calculate the movement from mean of Coca-Cola, so what we will do, we will minus from 4.8 to this 1.81. So keep in mind this is minus sign, and whenever we minus according to the formula, and this is minus as well, so minus minus will become plus, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बल्कि कैलकुलेटर के साथ आपको शो कर दूं, क्या हो, ठीक है। देखें फॉर्मूला के मुताबिक हमारे पास पहली सी माइनस नहीं सॉरी 4.82 ये पहली सी है, और ये क्या है, ये माइनस साइन के साथ है। फॉर्मूला के मुताबिक हमने क्या करना है, इससे माइनस करना है। माइनस क्या करना है, देखें माइनस इसमें से करना है 1.81, लेकिन उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
तो ये एक्चुअली है -4.2 प्लस 1.81 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आता है 2.31, ठीक है 2.31 यहाँ पे जो दी गया है 3.01 ऑलमोस्ट यही 4.82 1.81 अच्छा जो भी है ये। इसी तरह इसमें से 5.50 में से ये 1.47 जो है माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ये देख लेते हैं 5.5 minus the expected return which is 1.47 minus 1.47 so कितना 4.03 ये 4.03। तो ये इस तरह हर एक की हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये डिफरेंस फ्रॉम मीन कैलकुलेट करेंगे दोनों का। ये डिफरेंस फ्रॉम मीन यानी डेविएशन कैलकुलेट कर दिया जब हमने व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड अ डेविएशन, so for covariance what we will do, we will multiply these deviation with each other, so multiplying these deviation we get this result, this multiplied by this is equal to this. Now what we are required to do for covariance, the formula for covariance you have seen that we are taking the sum of these things as I told you, the E stand for 1 by n minus 1 into summation. So we are adding all of these things, so the sum is 76.42. Now we will divide this 76.42 by n minus 1, and n minus 1 right here they have taken 12, but if we are taking you can say n minus 1 it will become 11. So that's how we have calculated a covariance which is 6.37, ठीक है। What does this 6.37 now means? ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया सर। तो पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ है कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है? नेगेटिव नहीं, ये जब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो गया ना। What does it mean? It means that they are moving in same direction from mean over a period of time. They are moving in same direction of time. ठीक है, लेकिन अब देखिए if you are seeing with your eyes तो आप देखेंगे नहीं सर ये देखें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ना। यहाँ पे पॉजिटिव का क्या मतलब है, they are moving in same direction, but if you compare the first value, is it moving this in same direction? Is it the movement of Yes, in sir. same? नहीं, it is not. देखें नो सर ये एक- नेगेटिव है और पॉजिटिव है सर। वो पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे तो हमने कह दिया कि ये सेम डायरेक्शन में, तो कैसे हो सकता है, हम कहते हैं कि चलिए ये तो आपने एक देख दिया ना। नाउ कंसीडर द सेकंड वन, इज इट मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन? Yes, sir. यस इट इज। यस सर ये नेगेटिव है। हाँ ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव Yes, यानी sir. दोनों कम हो रहे हैं, साथ ही कम हो रहे हैं, तो वी कैन से इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन सो इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन कोवेरिएंस, राइट। सो राइट हियर इट प्रूव्स, राइट हियर इट डिसप्रूव्स। ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कांटा लगा देता हूँ कि यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था, ठीक था, इट इज कंसिडर्ड। लेकिन यहाँ पे आप देखें थर्ड में यहाँ पे भी क्रॉस है। क्रॉस है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे टिक है। सेम, यहाँ पे टिक, सेम, तो सेम, टिक, क्रॉस, सेम, सेम, cross, क्रॉस। same, same. Now, what does the covariance tell us? Covariance tell us the journal movement, and the journal movement is majority, isn't it? Journal movement is what? Majority. So what do you think? Majority is cross or majority is tick mark? टिक मार्क। And the tick mark हमें क्या present कर रहा है कि positive relationship. Cross हमें क्या Yes, बता रहा है? sir. Negative relationship. तो हम नेगेटिव। कहते हैं कि यहाँ पे majority क्या थी? Majority was a positive relationship. It means a same direction. Positive relation does not mean कि figure हमेशा positive होंगे. Positive relation means that they are moving in same direction. It means if A is increasing, so B is also increasing. It also means if A is decreasing, B is also decreasing. So both in this case, these are considered as positive. ये पॉजिटिव कंसिडर होंगे, लेकिन अगर ए एक इंक्रीज हो रहा है
और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या दूसरा डिक्रीज हो रहा है लेकिन पहला वाला इंक्रीज हो रहा है, सो ये वाला कौन सा रिलेशनशिप होगा? ये नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, सो विच इज द मेजॉरिटी, एंड यू कैन फाइंड आउट द टिक मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times in 12, 8 times in 12 the relationship have proved to be positive. So that's why the statistics tell us that these are moving in same direction. These security are moving in same direction. This is known as covariance. But now, how to interpret this 6.37? That is difficult. You cannot go in specific that what do we mean by 6.37? We say, no, we cannot interpret it in this way, that 6.37 means a very strong covariance or very weak covariance. We does not know. We are only concerned about the sign, that whether the sign is positive or whether the sign is negative. We are not concerned about its significance. So if we want to know that, okay, we have declared that it is working in the same direction, so whether they are significantly related to each other or not, तो हम अब क्या बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप की, ठीक है? वो मूवमेंट थी, दैट वाज वेरिएंस, अब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये रिलेशनशिप क्या है? देखें, रिलेशनशिप समझने के लिए you understand this thing, this point. How many class fellows do you have in this course? You have almost 19, 20. So all of you are combined together, you are sitting together, so there is a kind of, you say, covariance among you people. But whether these relationship is strong among each and every student, हम कहते हैं नहीं, कुछ का आपस में covariance तो है, एक टाइम पे वो क्लास आते हैं, एक टाइम पे क्लास छोड़ते हैं, एक ही टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, क्लास लेते हैं या छोड़ते हैं, तो दे आर मूविंग इन दिस सेम, यू कैन से कोवेरिएशन इज सेम. बट व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप? क्या उनकी सबकी दोस्ती एक जितनी है? क्या वो सब एक जितने दोस्त हैं? हम कहते हैं नहीं, कुछ लोगों की आपस में दोस्ती बहुत ज्यादा है, गहरी दोस्ती है, कुछ का दोस्ती है लेकिन बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है. सो दीज आर दी things with what we want to test right here as well in the correlation. ठीक है, अब तकरीबन हमारे जो ये मीटिंग टाइम है वो तकरीबन खत्म होने वाला है, तो जैसी टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे. चाहिए मैं ओके सर. अच्छा, ये तो हो गया, ये कोवेरियंस की समझ आ गई. कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट होगा? कोवेरियंस इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ डेविएशन of two assets from their means, multiplying these deviation with each other, adding these deviation together, and then dividing by its number. And for the conservatism, we will divide it by n-1. So whatever is the value, if this value is positive, it will show a positive covariance. So what is covariance and correlation? Now, what does the correlation means? या हम कहते हैं correlation coefficient. So correlation coefficient is actually giving us that the relationship is whether there is a positive correlation or negative correlation. Though covariance ने तो हमें बता दिया कि इनमें जो movement है where they are going in same direction or whether they are going in the positive direction. Whereas जैसे मैंने कहा वहाँ पे कुछ भी फिगर आ सकते हैं sometime, यानी इसका तो 6.37 आ गया. बुक में आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने दो इंडेक्स क्या की हुई हैं, कैलकुलेट की हुई हैं, उनका 5 पॉइंट समथिंग आया हुआ है. कुछ और आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो एक्सेल स्प्रेडशीट में हमने काम किया हुआ है उसमें हम यही कैलकुलेट करेंगे. सो व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग, सो वी विल फाइंड आउट द कोवेरियंस हैव गिवन अस सम वैल्यू. इट माइट बी 20, इट माइट बी 15, इट माइट बी 8, इट माइट बी 14, it could be anything. But what we will be deriving out of covariance, we will be deriving only the sign. The sign, whether the sign is positive or whether the sign is negative. We cannot comment further. बस हम सिर्फ इसमें यही comment करेंगे कि they are moving in same direction or whether they are moving in the opposite direction. बस अब इसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि एक में छोटा सा चेंज तो दूसरे में बहुत बड़ा चेंज, या दोनों में एक साथ एक जैसी ही चेंज आएगा. So in order to understand this,
significance, we would standardize these things. So standardization क्या होता है? For example, हम कहते हैं यहाँ पे standardization को समझने के लिए आपको मैं कुछ बताता हूँ. For example, आपने एक जगह के 250 रुपए लगाए और आपको 20 रुपए मिले. दूसरी जगह पे आपने 340 रुपए लगाए, आपको 21 रुपए मिले. तीसरी जगह पे आपने 360 रुपए लगाए, आपको 22 रुपए मिले. ठीक है. क्या इसको आप कंपेयर कर सकते हैं? अगर मैं इसको कहूंगा कि नहीं, इसको आप स्टैंडर्ड पे कंपेयर करें, एक स्टैंडर्डाइज फिगर लेके आए, तो फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे तो हमें पता है 250 पे 20, 340 पे 21, 360 पे 22, लेकिन हम कहेंगे कि इसको अगर एक एब्सोल्यूट मेजर, एक स्टैंडर्डाइज मेजर के साथ अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ये मैंने कौन सा साइन बनाया? परसेंटेज. परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करूंगा तो वो क्या निकलेगा? 0.2. यानी मैं ये कहूंगा ना 20 डिवाइडेड बाय 250, इस तरह कर दूंगा ना. और यहाँ पे जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल जो भी आंसर आया है, फॉर एग्जांपल आंसर आ रहा है 0.2. ठीक है. कितना आंसर है? 0.2. वैसे तो 0.2 नहीं आएगा, कितना आएगा वैसे? 0.08 आएगा सर. अच्छा चलिए 0.08 आएगा. 8%. ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 0.08 और यहाँ पे कितना आएगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 0.085. नहीं, यहाँ पे चलिए बस एज्यूम करते हैं 85. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया 0.084. अब ये मुझे बताएं कि इसकी कंपैरिजन जो है समझ आने वाली चीज है या इनकी कंपैरिजन समझ आने वाली चीज है? परसेंटेज की फॉर्म में. हाँ, परसेंटेज की फॉर्म में. वैसे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि हर 100 में कितने रुपए? 0.08. ठीक है. 100 में 8. तो 100 क्या है हमारा? 100 जो है एक स्टैंडर्ड बन गया ना. हम कहते हैं कि ये तो क्योंकि वेरिएटिंग है, तो क्योंकि वेरिएटिंग है तो आपस में इनका रिटर्न जो है कंपैरिजन नहीं हो सकता. तो इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं. तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. आप ये देखते हैं कि हमेशा समझाने के लिए लोग ये कहते हैं हर 100 में से इतने बंदे, हर 10 में से इतने बंदे. ये क्या होता है? ये 100 और 10 समझने के लिए एक स्टैंडर्ड फिगर बनता है. इसी तरह ये जो हमने अब बात की कोवेरिएंस को, इसको समझने के लिए हम एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बनाते हैं जिसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं. और ये स्टैंडर्ड फिगर इस्तेमाल होते हैं -1 से +1 के दरमियान. यानी -1, फिर यहाँ से जाके 0, फिर 0 से जाके +1. ठीक है. ये 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा. -1 +1. यहाँ पे अगर किसी का 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? इनमें आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है? नहीं है. हाँ, इसमें हम ये तो नहीं कहेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप. हम कहेंगे कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है. वो क्या है? नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पर. ठीक है. तो ये हमें क्या बताएगी? इस जगह पे नेगेटिव है. और क्या ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0 है? तो हम कहेंगे कि यार एक अंदाजा तो हम ये लगा सकते हैं कि आधा, अगर आधे के अंदर है तो हम कहेंगे इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. लेकिन अगर आधी मूवमेंट हो गई और आधी मूवमेंट से ज्यादा हो गई तो हम कहेंगे कि ये पोर्शन सिग्निफिकेंट है. और इसी तरह ये 5, ये मैं अंदाजा बता रहा हूँ. ठीक है. ये पोर्शन क्या होगा? सिग्निफिकेंट. तो हम कहते हैं कि अगर तो
कोई चीज यहाँ पे आ रही होती है तो हम कहते हैं कि नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली कोरिलेशन, और अगर कोई चीज यहाँ पे आएगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर कोई चीज एग्जैक्टली -1 आ गई तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे? परफेक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए हमने कुछ चीजें तो कैलकुलेट करनी हुई है। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड व्हाट? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस कोवेरिएंस। व्हाट फर्दर things we are required to calculate? We need to standardize this 6.37. In order to standardize, what we will do, we will be required to calculate the variance standard deviation of these two things. So once we have calculated the standard deviation of these two things and dividing this covariance by the product of their standard deviation, so we will get coefficient of correlation or correlation coefficient, ठीक है। So what is Rij? Rij is actually correlation coefficient, yeah, coefficient of correlation, and this is equal to covariance between two acid I and J divided by the product of their standard deviation, product of their standard deviation. तो एक का standard deviation multiply by the standard deviation of the other thing. तो जब कोवेरिएंस को डिवाइड करते हैं इस फॉर्मूला पे, the statistician have derived this formula, so we get either a perfect positive correlation, or we may get a perfect negative correlation, or we may get significant negative correlation, or we may get significant positive correlation, or we may get insignificant negative or insignificant positive, ठीक है। अब इन फॉर्मूले के मुताबिक फिर, बल्कि यहाँ पे मैं बुक में से भी आपको बता दूं कि बुक में ये सब कुछ है, काइंडली इसको रिव्यू आप जरूर कीजिए, ठीक है। ये देखें, ये दो पोर्टफोलियो उन्होंने इंडेक्सेस की लिए, उनका कोरिलेशन कैलकुलेट किया, ये स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह भी कैलकुलेट किए। उसके बाद उन्होंने ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया, और कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के बाद उनको क्या मिला? -0.74। तो 0.74 0.5 से ज्यादा है या कम है? 0.5 से ज्यादा है, तो we may say this is significantly negatively correlated, significantly but negatively correlated। लेकिन इस फॉर्मूला से हम एक और चीज भी डिराइव कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में। देखें, अगर तो हमारे पास कोरिलेशन गिवन हो और हमें कोएफिशिएंट चाहिए, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें कोवेरिएंस नहीं पता लेकिन कोरिलेशन पता है, तो हम क्या करेंगे? कोवेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए ये चीजें यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे चली जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। So we have derived a second formula as well. Covariance, माइक म्यूट कर दें। अच्छा, तो कोवेरिएंस हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोवेरिएंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एसेट मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड एसेट। तो टू एसेट जो पोर्टफोलियो होगा उसकी कोवेरिएशन ऐसी भी कैलकुलेट हो सकती है। सो डू कंसर्न द बुक, उसमें एक अलग से भी जो है एग्जांपल दी गई है। Now we are coming to our main point. We have now tried to understand the covariance and correlation. On the basis of these covariance and correlation, we will now be calculating the variance or standard deviation of portfolio, which is actually developed by Markowitz, ठीक है। तो मार्कोविट्स ने जो फॉर्मूला दिया गया है, वो क्या फॉर्मूला दी गई है? पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला developed by Markowitz। तो मार्कोविट्स ने जो हमें बताया गया है वो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट। आप देखते थे कि वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या बन जाता है?
standard deviation. So this square root is actually determining that this square root is taken of variance. अब variance कैसे calculate हुआ? Variance calculate हुआ sum of weighted square of sigma square या standard variance of ith security यानी first security जो हमारी है, ठीक है, weight square multiply by the sigma square of ith security plus the summation of weight of first security, weight of second security multiply by the covariance. तो मतलब क्या है कि weight multiply weight of first security multiply by weight of second security multiply by the covariance, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये समेशन आ जाएगी। और इसी तरह जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एनी सिक्योरिटी जो है उनको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जब सम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। एंड whenever we add them together and take the under root of that, so it will become a standard deviation of portfolio, ठीक है। जैसे मैंने बताया सिग्मा port is standard deviation of portfolio, W is weight, the weights of the individual asset in the portfolio where weight are determined by the proportion of value in the portfolio। जैसे आपको मैंने बताया कि 1 लाख की अगर पोर्टफोलियो है तो वेट का मतलब ये होगा कि 1 लाख में से ये सिक्योरिटी हमारी कितनी की है। So when we divide that value of that security by our total investment, it will become a weight. This is a variance sigma square, the variance of rate of return for asset I, ठीक है, and this is covariance, the covariance between the rates of return of asset I and J. अब ये फॉर्मूला यूजुअली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेशन में अगर देखें तो इलस्ट्रेशन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नहीं है, मैं बुक में इलस्ट्रेशन आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन हम थोड़ी सी देर के बाद इम्पैक्ट ऑफ न्यू सिक्योरिटी, अच्छा इसमें देख लेते हैं। सो एनीवे मैं वापस जाता हूँ। We will come to the illustration whenever we decide two asset portfolio। two asset portfolio जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हम पहले एसेट को कितना वेट असाइन कर रहे हैं और फिर उस एसेट में हमारी वेरिएंस कितनी है। So whenever we multiply the weight multiply by the asset, so it will become, you can say it will become the variance and then covariance multiply by the weight, और उनको सम करेंगे तो इसका जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगी। अब ये पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, in order to calculate the portfolio standard deviation, any asset of the portfolio may be described by two characteristics। हम हमेशा दो characteristic के साथ एक किसी भी सिक्योरिटी को डिस्क्राइब करेंगे, एक उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा उसका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम रिटर्न, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड रिटर्न, दूसरा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न। यानी कोई भी अगर सिक्योरिटी है तो हम कहेंगे कि अगर कोई सिक्योरिटी है तो हमें कोई बता दे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10% है। जब हमें वो बता देता है कि एवरेज रिटर्न 10% है या एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है, तो इससे मतलब क्या होगा, इससे मतलब ये होगा कि हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड 10% है, एक्चुअली 10% नहीं है। तो सेकंड नेचुरल क्वेश्चन विल बी दैट ओके व्हाट इज डेविएशन फ्रॉम दिस 10%, so that is standard deviation, how much it is deviating from the 10%. So standard deviation, so it could be like, for example, it could be 5%, it could be anything. Let's say for example it is 0.25, it means there is expectation of 25% deviation from its mean, right? So these are two characteristics which any, you can say, asset of portfolio can be described or understood. The correlation measured by the covariance affect the portfolio standard deviation। ये हम standard deviation की बात कर रहे हैं कि जो covariance है
this is actually for the standard deviation, how the standard deviation are moving against each other, whether they are moving in the same direction or whether they are moving against each other. And then low correlation reduces portfolio risk while not affected the expected returns. जब हमारा correlation क्या हो, low correlation reduce portfolio risk. जितना correlation कम होगा उतना ही risk क्या होगा, कम होगा. जब वो कम होगा तो उससे क्या होगा हमारा, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी इफेक्टिव पोर्टफोलियो क्या होगी कि जिसमें रिस्क तो क्या हो, कम हो, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न पे उसका कोई असर ना पड़े. ठीक है, तो वी आर कंसर्न कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उस पे कोई असर ना पड़े. और हम कहते हैं कि जब हमारा कोरिलेशन कम होगा, पोर्टफोलियो कोरिलेशन कम होगा, उतना ही वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा. ठीक है, और वो कैसे डाइवर्सिफाई होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा था कि अगर एक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, फॉर एग्जांपल RIJ जो है, अगर वो है -0.75, अगर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया -0.75, तो ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? सर ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि हाँ, यानी 0.5 से ज्यादा तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंटली नेगेटिव है? नेगेटिव है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है I एक सिक्योरिटी है और J एक सिक्योरिटी है. तो हम कहते हैं कि जब I बढ़ती है तो J क्या होती है, कम होती है. ठीक है, जब ये I बढ़ेगी तो J कम होगी, तो हम कहेंगे, और ये सिग्निफिकेंट भी है, तो हमारा रिटर्न जो है, रिटर्न वो क्या होगा, उससे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर. हम कहेंगे इफेक्ट इस तरह हो सकता है, होगा. ठीक है, इससे इफेक्ट इस तरह हो सकता है कि हम कहते हैं कि I जब बढ़ रहा है तो J कम हो रहा है, तो एक्चुअली हमारे रिटर्न जो है या तो एक जगह पे रहेगा या ये ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी दोनों एक ही मूवमेंट में जा रहे हैं. जब पॉजिटिव है इस तरह, या तो ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, तो ऊपर अगर जाने रहेंगे तो रिटर्न तो हमारा बढ़ेगा, वो तो कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर ये नीचे डायरेक्शन शुरू हो जाए दोनों का, सो इफ वन इज डिक्रीजिंग अनदर इज आल्सो डिक्रीजिंग, तो हमारा रिटर्न क्या होगा फिर, दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो हम कहेंगे कि ये तो फिर अच्छी पोर्टफोलियो नहीं हुई. अच्छी पोर्टफोलियो क्या होगी, वो ये होगी कि I की जो डायरेक्शन है वो J की डायरेक्शन पे असरअंदाज ना हो. जब I की डायरेक्शन J पे असरअंदाज ना होगी तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, उसमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा. So low correlation reduces portfolio risk while not affecting the expected rate of returns. ये क्या है, ये हमें बताइए परफेक्ट क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. एक कम हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है. एक कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा हो रही है. अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो हमारा ये जो रिटर्न है इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा. मीन रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ एसेट A and B will remain constant. It will remain what? It will remain constant. It will remain constant कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह दूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये है 0.10 और है 0.5, ठीक है, और ये है 0.75. नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये 0.05 है तो ये 0.075 हो जाएगा, 0.075 तो एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो हम कहते हैं कि जब ये 10% डिक्रीज हो रहा था ना, तो उसी तरह ये 5% इंक्रीज हो रहा था. जो जितना यहाँ पे डिक्रीज था उतना ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ.
तो ये जो डिक्रीज है, इस इंक्रीज की वजह से माइनस आपस में नील हो जाएंगे, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो सेम रहेगा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो रिटर्न फ्रॉम एसेट ए ओवर टाइम और रिटर्न फ्रॉम एसेट बी ओवर टाइम, ये परफेक्टली क्या है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है। जब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड है तो हमारी मीन पे कोई असर फिर नहीं पड़ेगा, हमारा मीन सेम रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमेशा नहीं, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, फिर हमारे पास है रिस्क रिटर्न प्लॉट, plot of portfolio with equal returns and standard deviation but different correlation, ठीक है, ये फिर हम उसमें भी देख लेंगे बुक में। हमारे पास कोई रिलेशन इफेक्ट है पोर्टफोलियो रिस्क का, तो हमारे पास एक है कोरिलेशन अगर 1% हो, परफेक्ट हो 1, अगर बी कोरिलेशन 0.5 हो, अगर कोरिलेशन बिल्कुल ना हो, अगर कोरिलेशन -0.5 हो, और अगर कोरिलेशन परफेक्टली नेगेटिव हो, तो फिर इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न पे, ठीक है। ये हमारे पास ABC डिफरेंट पॉइंट्स है, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 20% है, तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हम अब ले रहे हैं एक assumption. We are assuming two assets, asset 1 and asset 2. You can also name it as asset A, asset B. The expected return of asset A, yeah, expected 1 is 10%, and the expected return of second asset is 20%. We are assuming this, right? Like for example, we have calculated in our Excel spreadsheet, and we are taking from that Excel spreadsheet, and we have seen that asset 1 is 10% and asset 2 is 20%. And then we are assuming that we will be equally investing in both of the assets. If we are equally investing in both of the assets, so what will be their weight? This will become a 50% in each. यानी अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं इक्वली इन्वेस्ट करूंगा, तो ए में कितना इन्वेस्ट करूंगा? 50 इन्वेस्ट कर दूंगा ना, और 100 में से इक्वली इन्वेस्टमेंट 2 में करूंगा, तो तब भी कितना करूंगा? 50। तो ये 50-50 हमारा क्या हो गया? हम कहते हैं इक्वल इन्वेस्टमेंट हो गया। जब इक्वल इन्वेस्टमेंट हो गई, 2 एसेट हैं, तो ये इनका वेट कितना बन गया? इनका वेट बन गया 50%. So we are assuming that we have a portfolio of 2 assets. We have a portfolio of 2 assets where we are assuming that weight of these portfolio remains same, that we are equally investing in both of these security. The security 1 is offering 10% return. The security 2 is offering 20% return. And obviously their standard deviation should be considered as well. So the standard deviation of security A is 0.049. This is actually variance. The variance of security 1 is 0.049. And if you take the square root of this 0.049, the standard deviation is 0.07. And whenever we are considering the security B variance, we have got 0.10, and the standard deviation is 0.10. Now, in order to know how this portfolio would work, if the correlation between these assets is positively correlated, if it is positively correlated with 50, you can say halfway significant level. And if there is no correlation, if there is 0.5 negative, yani negative correlation, and if there is perfectly negative correlation, ठीक है। तो हम कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला, के फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखें, इसमें से अब मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस।
जब मैं कोवेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, ये यहाँ पे डिवाइड है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस विल बी इक्वल टू Rij multiply by standard deviation of 1 and standard deviation of j, I and standard deviation of j. Now we are using this formula, keep in mind, we are using this formula in order to derive a covariance of two set of क्या है हमारा two set of two set of portfolio, ठीक है, two asset portfolio, सॉरी। तो यहां पे देखें, अब फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस इज इक्वल टू कोवेरिएंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2। तो यही फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये देखें, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2। अब हम कहते हैं कि ये तो आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कोई मेरी मदद करे, इनको मल्टीप्लाई करे और मुझे आंसर बताए इन दोनों का आंसर क्या बनता है। स्टैंडर्ड डिविएशन मैं यहाँ पे कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। कोवेरिएंस का फॉर्मूला इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन Rij मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ I मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ j। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास I क्या है, 1 है, और j क्या है, 2 है। तो I और j जब आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या होता है 0.07 नहीं यार, 0.07 तो पहले ही है, 007 हो जाएगा, 00 हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, 0.007 ये आ गया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये देखें पॉजिटिव, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक 0.07 तो इन दोनों का ये आंसर आ गया ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.007 आ गया। अब हम कहते हैं कि ये 0.007 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस या कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे हमने अज्यूम किया है, अगर पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन हो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो, तो परफेक्ट कोरिलेशन इट मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 0.007, आंसर इज 0.007। अगर तो हाफ वे हम कहते हैं कि समहाउ सिग्निफिकेंट हो, तो हम कहते हैं कि 50% है, तो दैट विल बी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.007 विच विल बिकम 0.0035। ठीक है, अब ये देखें इसका हाफ जो है 0.0035 है, तो ये हाफ है। ठीक है, अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, नो रिलेशनशिप, कोवेरिएंस 0 हो जाएगा। और फिर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये हमारे पास क्या आ गए, कोवेरिएंसेस आ गए। क्या आ गए, कोवेरिएंसेस। ये हमने अज्यूम किया था, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर ये हमने अज्यूम किया था